बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ओस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में आज हम फ्रेश वाटर को डिस्कस करेंगे। किसी भी इन्वायरमेंट में ओस्मो रेगुलेशन को डिस्कस करने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा उस इन्वायरमेंट की ओस्मो रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स क्या हैं और फिर उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए जानदार ने अपने अंदर कौन सी अडेप्टेशन पैदा की। मिसाल के तौर पर फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट का सबसे मेजर प्रॉब्लम यह है जानदार के जिस्म की निस्बत बाहर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और जानदार के जिस्म की निस्बत बाहर साल्ट कंसंट्रेशन लो होती है, जिसकी वजह से पानी बाहर से अंदर आने की कोशिश करता है और जिस्म से साल्ट लॉस होते हैं, बाहर जाते हैं। तो मेजर प्रॉब्लम क्या हुआ? ओस्मोटिक फ्लडिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड, जिसमें में पानी आता है और लॉस ऑफ साल्ट। अब इसकी अडेप्टेशन देखते हैं। सबसे पहले प्रोटोजोआ के अंदर ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, मसलन अमीबा उसके अंदर शामिल है, पैरामीशियम शामिल है। ये अमीबा की डायग्राम बनाई हुई है और ये पैरामीशियम की। ये एक्स्ट्रा पानी को रिमूव इस तरह से करते हैं कि इनके जिस्म में कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। ये वैक्यूल की ऐसी किस्म है जो एनर्जी को इस्तेमाल करके जिस्म से पानी को बाहर पंप आउट करती है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारे घरों के अंदर पंप लगे होते हैं जो इलेक्ट्रिक एनर्जी बिजली का इस्तेमाल करके ज़मीन से पानी को बाहर पंप आउट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह ये एटीपी की एनर्जी इस्तेमाल करके जिस्म से पानी को बाहर पंप आउट करते हैं, जिस्म से पानी निकालते हैं। फिर हम बात करते हैं फ्रेश वाटर एनिमल यानी फिशेस। अब फिशेस किस तरह पानी निकालती हैं और साल्ट को जिस्म में रिटेन करती हैं। पानी को निकालने के लिए ये क्या करती हैं? पहली बात तो ये पानी बिल्कुल नहीं पीती, दे डू नॉट ड्रिंक वाटर, क्योंकि जाहिर बात है ये फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में है तो पानी ऑटोमेटिकली इनके जिस्म के अंदर स्किन के जरिए आ रहा होता है। तो ये क्या करती हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन, हाइपोटोनिक यूरिन पैदा करती हैं, डाइल्यूट यूरिन पैदा करती हैं, जिसमें पानी मैक्सिमम होता है और साल्ट कम से कम होते हैं। और साल्ट जो जिस्म के अंदर यानी जिस्म से साल्ट की कमी को पूरा करने के लिए ये क्या करती हैं? एक तो साल्टेड फूड खाती हैं, यानी खुराक ऐसी खाती हैं जिसमें साल्ट ज़्यादा होंगे। दूसरा इनके गिल्स और स्किन के ज़रिए साल्ट्स की एक्टिव अपटेक होती है। एक्टिव अपटेक से मुराद एनर्जी का इस्तेमाल करके जिस्म में साल्ट्स को लाया जाता है, क्योंकि एनर्जी वहीं पे इस्तेमाल होती है जहाँ पे किसी चीज़ को आपने अगेंस्ट द ग्रेडियंट यानी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन लेके जाना हो, यानी लो टू हायर कंसंट्रेशन लेके जाना हो। लेकिन साल्ट पहले ही बाहर होते हैं तो अंदर लाने के लिए एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यही अडेप्टेशन आप देखें कि ये फ्रेश वाटर फिशेस क्या करती हैं? रिमूव एक्सेस वाटर बाय डाइल्यूट यूरिन पैदा करके। फिर लॉस ऑफ साल्ट इज कंपनसेटेड। कंपनसेटेड का मतलब है साल्ट की कमी को पूरा किया जाता है, कंपनसेट किया जाता है। कैसे? प्रेफरिंग साल्ट कंटेनिंग फूड, यानी ऐसी खुराक खा के जिसमें साल्ट हो। और दूसरा एक्टिव अपटेक ऑफ साल्ट बाय गिल्स एंड स्किन। और ये पानी इंटेंशनली यानी बजाते खुद ये बिल्कुल भी पानी नहीं पीती। फिर हम बात करते हैं ओस्मो रेगुलेशन इन ट्रस्टियल इन्वायरमेंट। अब ट्रस्टियल इन्वायरमेंट कहते हैं खुश्की के माहौल को, क्योंकि ये जो लफ्ज़ है ना ट्रस्टियल, ये टेरा से निकला है, TERRA। टेरा का मतलब है आप कह लें अर्थ, सॉइल, लैंड इन्वायरमेंट। अब लैंड इन्वायरमेंट की मेजर प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे जिस्म से पानी का एवेपोरेटिव लॉस, पानी निकलता है, एवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर, जिसके नतीजे में डिहाइड्रेशन होती है, जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। तो मेजर प्रॉब्लम क्या है? एवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर। अब उस एवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर यानी डिहाइड्रेशन से जिस्म को बचाने के लिए इनमें पहली अडेप्टेशन हम देखते हैं, अडेप्टेशन इन बॉडी सरफेस। अब ट्रस्टियल इन्वायरमेंट पे सबसे ज़्यादा जो वेल अडेप्टेड एनिमल्स हैं उनमें आर्थ्रोपोड्स और वर्टिब्रेट्स अहम हैं। ये सबसे ज़्यादा वेल अडेप्टेड हैं। ये क्यों वेल अडेप्टेड हैं? आर्थ्रोपोड्स कहते हैं जोड़दार टांगों वाले जो इंसेक्ट्स होते हैं, मसलन इसमें ये मकड़ी, स्पाइडर वगैरह आ जाते हैं और स्कॉर्पियन, बिच्छू वगैरह आ जाते हैं। तो इनमें क्या होता है? वैक्सी एक्जोस्केलेटन। एक्जोस्केलेटन इनके जिस तरह हमारा ढांचा हमारे जिस्म के अंदर होता है, इनका ढांचा स्केलेटन इनके बाहर होता है, उसे हम कहते हैं एक्जोस्केलेटन। जिस तरह हम देखें पुराने ज़माने में जंगों पे जो सिपाही बाहर कवच पहनते थे लोहे का, जो उनको बाहर से प्रोटेक्शन देता था, ज़िरा बख्तर पहनते थे, बिल्कुल इसी तरह ये आर्थ्रोपोड्स के जिस्म के बाहर इनका स्केलेटन होता है, जो इनको एक किस्म का वो ज़िरा की तरह काम करता है और जिस्म से पानी की कमी को बचाता है। तो आर्थ्रोपोड्स का जो बाहर जिस्म जो बैरूनी हिस्सा है वो वैक्सी एक्जोस्केलेटन पर मुश्तमिल है। और अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स की, तो वर्टिब्रेट्स का बैरूनी हिस्सा यानी बॉडी सरफेस, बाहर जिस्म जो सा है वो सरफेस आप कह लें स्किन से कवर होता है। और स्किन भी कैसी? मल्टी लेड डेड कैरेटिनाइज्ड स्किन,
मल्टी लेयर्ड से मुराद हमारी जो स्किन है ये एक से ज़्यादा तहों पर मुश्तमिल है, जैसा कि एपिडर्मस, उसके नीचे डर्मस होती है, उसके नीचे हाइपोडर्मस होती है। तो इसी तरह डेड स्किन की सबसे बैरूनी सरफेस जो है वो डेड होती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो पानी को एवेपोरेट नहीं होने देती, और इसी तरह वो स्किन की सरफेस कैरेटिनाइज्ड होती है। अब कैरेटिनाइज से मुराद यह है कि उसके अंदर एक प्रोटीन होती है, उसे हम कहते हैं कैरेटिन, और ये कैरेटिन प्रोटीन हमारे हेयर्स के अंदर भी होती है, ये नेल्स के अंदर भी होती है, और ये हमारी जिल्द के अंदर भी मौजूद होती है। और ये जिल्द के अंदर क्या करती है, ये हमारी जिल्द को वाटरप्रूफ बनाती है, यानी एवेपोरेटिव लॉस से हमारी जिल्द को बचाती है। फिर हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल अडेप्टेशन की। तो कुछ जानदार क्या करते हैं, ऐसी खुराक खाते हैं जिसके अंदर पानी ज़्यादा होता है, यानी ड्रिंकिंग एंड ईटिंग मॉइस्ट फूड। अगली अडेप्टेशन है मेटाबॉलिक अडेप्टेशन। अब इसको नहायत तवज्जो से सुने। डेजर्ट मैमल है एक, जिसका नाम है कैंगरू रैट। ये चूहे जितना होता है, लेकिन ये पिछली टांगों पे कैंगरू की तरह चलता है। ये पानी बिल्कुल नहीं पीता। अब ये पानी पीता ही नहीं है तो ये सर्वाइव कैसे करता है। अब बात ये है कि डेजर्ट प्लांट्स के जो सीड्स हैं, ये वो सीड्स खाता है। उन सीड्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स की जब मेटाबॉलिज्म होती है तो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में पानी बनता है। ये उसी पानी को अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा कि हाउ कैंगरू रैट सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। तो इसका जवाब यही होगा कि दे ईट सीड्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स विच कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स ऑन मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस वाटर। और इसी पानी को ये इस्तेमाल करता है। जैसा कि हमारे जिस्म के अंदर जो रेस्पिरेशन का अमल होता है, उसमें भी देखें ग्लूकोज C6H12O6, ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी पैदा करती है, और साथ क्या पैदा होता है, पानी, तो ये ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट्स है। इसी तरह उन सीड्स में मौजूद भी कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म से पानी बनता है। तो कैंगरू रैट जो से वो क्या करते हैं, सीड्स ऑफ डेजर्ट प्लांट खाते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म के नतीजे में क्या बनता है, पानी बनता है। नेक्स्ट है बिहेवियरल अडेप्टेशन, यानी रवैये में तब्दीली। कुछ जानदार होते हैं वो नॉकटर्नल होते हैं। नॉकटर्नल कहते हैं जानदार सिर्फ और सिर्फ रात के वक्त बाहर निकलते हैं। जैसे सहरा के अंदर दिन के वक्त बहुत शदीद गर्मी होती है, तो स्नेक्स, रैट्स, स्कॉर्पियन वगैरह वो अपनी बिलों में छुपे रहते हैं और सिर्फ रात को बाहर निकलते हैं, जिससे अपने जिस्म को पानी की कमी से बचा लेते हैं। नेक्स्ट अडेप्टेशन है किडनी की अडेप्टेशन। अब मैमेलियन किडनी क्या करते हैं, वो कंसनट्रेटेड यूरिन पैदा करते हैं। कंसनट्रेटेड यूरिन से क्या होगा, पानी कम से कम रिमूव होगा। और मैमेलियन किडनी इतने अडेप्टेड होते हैं कि वो 99% वाटर को वापस ब्लड में, किडनी से वापस ब्लड में रीअब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं। और नेक्स्ट अडेप्टेशन है एनहाइड्रोबायोसिस। एनहाइड्रोबायोसिस का मतलब है टॉलरेशन ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन को, पानी की कमी को बर्दाश्त करना। कुछ जानदार ऐसे हैं जो एक ख़ास हद तक पानी की कमी को बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इस फिनोमिनन को, उनकी सलाहियत को हम कहते हैं एनहाइड्रोबायोसिस। लेकिन याद रहे ये एक ख़ास हद तक होती है। अब इसका लफ्ज़ी मतलब ये है, एन का मतलब है विदाउट, जबकि हाइड्रो का मतलब है वाटर और बायोसिस का मतलब है लाइफ। तो मतलब ये बना लाइफ विदाउट वाटर, लेकिन ये वाटर के बिल्कुल बगैर नहीं, बल्कि पानी की कमी को बर्दाश्त करने की सलाहियत है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, डिफाइन एनहाइड्रोबायोसिस विद एग्जांपल। तो एग्जांपल आप इसकी कैंगरू रैट कर सकते हैं, ह्यूमंस कर सकते हैं। तो अब हम पूरे लेक्चर को टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में ऑस्मोरेगुलेशन को अगर हम समराइज़ करें, तो सबसे पहली चीज़ कि इसका मेजर प्रॉब्लम क्या है। मेजर प्रॉब्लम है डिहाइड्रेशन। तो इसके लिए जानदार में अडेप्टेशंस क्या हैं। पहली अडेप्टेशन है अडेप्टेशन इन बॉडी सरफेस, जिसमें जो आर्थ्रोपोड्स हैं उसमें वैक्सी एक्सोस्केलेटन होता है, और जो दूसरे वर्टिब्रेट्स हैं इनमें मल्टी लेयर डेड कैरेटनाइज स्किन होती है। तो अडेप्टेशन इन बॉडी सरफेस। दूसरी आ जाएगी न्यूट्रिशनल अडेप्टेशन। तीसरी आ जाएगी मेटाबॉलिक अडेप्टेशन, जिसमें कैंगरू रैट का जिक्र है। चौथी आ जाएगी बिहेवियरल अडेप्टेशन, यानी कुछ जानदार नॉकटर्नल होते हैं। पांचवी आ जाएगी अडेप्टेशन इन किडनी, और लास्ट नंबर पे आ जाएगा एनहाइड्रोबायोसिस। तो पॉइंट्स बना के अगर आप इस टॉपिक को याद करेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा। फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है पिछले टॉपिक के साथ। ये मैंने लॉन्ग क्वेश्चन लिखा हुआ है पर्पल कलर में, डिस्क्राइब ओस्मो रेगुलेशन इन मेराइन एंड फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। फिर बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। तो नंबर 5 पे है गिव फंक्शंस ऑफ कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इन फ्रेश वाटर एनिमल्स। तो नंबर 5 से नंबर 5 तक आप इसका जवाब करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखें, गिव अडेप्टेशन इन फ्रेश वाटर एनिमल्स फॉर ओस्मो रेगुलेशन।
तो ये पूरे का पूरा पैराग्राफ फ्रेश वाटर वाला नंबर 6 से नंबर 6 तक इसका जवाब करेंगे। नेक्स्ट, ट्रस्टियल इन्वायरमेंट की अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो वो इस तरह से आ सकता है, डिस्क्राइब द ओस्मो रेगुलेशन इन ट्रस्टियल इन्वायरमेंट, ये पर्पल कलर में लिखा हुआ है। फिर इसी तरह इनलिस्ट वेरियस एडेप्टेशन बाय विच ट्रस्टियल एनिमल्स मेंटेन ओस्मो रेगुलेशन। और ये जो इनलिस्ट है ना एडेप्टेशन, ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि ट्रस्टियल इन्वायरमेंट की एडेप्टेशन को इनलिस्ट करें। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो कम से कम कोई सी 2 एडेप्टेशन आपने लिखनी होंगी। फिर आगे हम बात करते हैं, ये आप MCQ देख लीजिएगा, मैंने मार्क किया हुआ है। फिर आगे देखें, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, हाउ कैंगरू रैट सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। तो इसका जवाब आप ये नंबर 7 से नंबर 7 तक करेंगे, मैंने मार्क कर दिया जवाब। और इसी तरह डिफाइन एंड हाइड्रोबायोसिस कोट एग्जाम्पल, तो नंबर 8 से नंबर 8 तक मिसाल भी मैंने यहाँ पे लिख दी है, कैंगरू रैट इसकी मिसाल के अंदर आ सकता है। तो ये था आज का टॉपिक, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।